बा फाइंड डेल्टा एच ऑफ द फॉलोइंग, हे आपण काल बघितलं होतं लास्ट टाइम. दिस वॉज आवर टास्क. सो delta H is equal to enthalpy of bond enthalpy of reactant minus bond enthalpy of product. So there are three bonds of phosphorus chloride. See, this is the PCl3, means there are three phosphorus chlorine bonds. हे आपण घेतले ना. आणि प्लस क्लोरीन म्हणजे हे Cl2 म्हणजे Cl सिंगल बॉन्ड एक असतो. आणि हे इकडं PCl5 म्हणजे हे असं Cl 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 असं. So 3 multiplied by phosphorus chlorine single bonds. So phosphorus chlorine single bonds in PCl3. PCl3 मध्ये 3 बॉन्ड आहेत असले, त्याची एकाची एनर्जी आहे 20 जूल, म्हणून 20 मल्टिप्लाइड बाय 3 प्लस क्लोरीन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड, त्याची एनर्जी घेऊन दिली आहे बघा 30. मग 30 टाकली इथं. आणि त्याच्यानंतर -5 मल्टिप्लाइड बाय, म्हणजे 5 बॉन्ड आहेत ना, म्हणून 5. आणि फॉस्फरस क्लोरीन सिंगल बॉन्ड्स, पण कुठले? PCl5 मधले फॉस्फरस क्लोरीन सिंगल बॉन्ड घ्यावे लागतात. तो 5 मल्टिप्लाइड बाय 10. सो हे 60 प्लस 30 मायनस 50 असं 40 जूल उत्तर येणार तुमचं. यस और नो? चला बोला. कळलं नसेल तर नो म्हणायचं. फटाफट एकच काम करत जावा, नो म्हणत जावा बघा, कळलं नाही की, म्हणजे मला ते सांगता येते लगेच. बाकी मी काय वेळ बिनकामाचा घालू शकत नाही. आता तुम्ही तेवढे शाणे असले पाहिजेत. नो म्हटलं तर मी सांगणार, अदरवाइज उगाच चलत राहणार मी. सो यू जस्ट हैव टू टेल मी व्हाट इज हैपनिंग. यस नो जो भी आपको बोलना है भैया. चलो, तो आपका एक रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन. तो हमको क्या बोला है? फाइंड द ऑटोमाइजेशन. ये ऑटोमाइजेशन स्पेलिंग छोड़ दो. enthalpy of SO3 if bond enthalpy of this bond in SO2 is 100, bond enthalpy of oxygen oxygen double bond is 150 kilojoule and enthalpy of following reaction is 200. चलिए कौन सी रिएक्शन? ये वाली रिएक्शन. इस वाली रिएक्शन की एंथैल्पी दी होगी शायद, तो इसने फॉलोइंग नहीं, अबो रिएक्शन चाहिए 200 जूल. चलिए तो हमको बस क्या निकालना है भैया? चलिए बॉन्ड इंथैल्पी निकालनी है हमको, सॉरी एटोमाइजेशन इंथैल्पी ऑफ SO3. तो रिएक्शन क्या होगी? आपके पास SO3 होगा, इसका एटोमाइजेशन यानी सल्फर गैसियस प्लस 3 ऑक्सीजन गैसियस, इसकी हमको इंथैल्पी निकालनी. चलिए इसकी इंथैल्पी निकालनी है. इतना कितने लोगों को समझ में आया? इस रिएक्शन का डेल्टा H निकालना है. सबसे पहले रिएक्शन जिसका डेल्टा H निकालना है उसको लिख लो. बरोबर. तर बा, अरे बाबा कळलं का नाही सांगा रे. यस और नो फटाफट पाठवत जा बरं तुम्ही, नाही तर मी लेक्चरच बंद करतो बघा. चलो ठीक आहे. मग याची डेल्टा H काढायची आहे तर सिंपल आहे. हम लोगों को क्या करना होगा? वी हैव टू राइट ऑल द रिएक्शंस. देखिए सबसे पहले आपको अगर कंबशन इंथैल्पी दी है, फॉर्मेशन इंथैल्पी सबकी दी है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो कंबशन इंथैल्पी का, फॉर्मेशन का. लेकिन अगर उल्टा पुल्टा कुछ भी दिया है तो आप लिख लो, आराम से लिख लो. इसका निकालना है. हमको दिया क्या क्या है? ये वाली रिएक्शन दी है तो इसको मैं लिख लेता हूं. SO2 प्लस हाफ O2 गिव्स SO3. अब बेसिकली ये क्या है? इसको ना जरा ठीक से लिख लेता हूं. ये लो, इसको जरा ठीक से लिख लेता हूं. हाँ देखो, ये वाला है आपका SO3, राइट. अब ये हो गया SO2. अब और क्या दिया है? बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ S डबल बॉन्ड O इन SO2, ये भी दिया हुआ है. तो चलो
हमको ये निकालना है। देख लीजिए, कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते। बॉन्ड इंथैल्पी दिए क्वेश्चन में, इसलिए डायरेक्टली बॉन्ड इंथैल्पी का फॉर्मूला यूज करेंगे, ऐसा सोचोगे तो गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ की इसकी बॉन्ड इंथैल्पी, अब इनकी तो बॉन्ड इंथैल्पी 0 रहती है, इसकी बॉन्ड इंथैल्पी हमको कहाँ पे दी है भैया? नहीं दी ना, इसकी बॉन्ड इंथैल्पी नहीं दी है। यस और नो? यस डबल बॉन्ड ओ, इसकी बॉन्ड इंथैल्पी SO3 के अंदर की दी है क्या? ये दी है, लेकिन ये किसके अंदर की है? SO2 के अंदर की है। SO3 के अंदर की चाहिए, SO3 के अंदर की है ही नहीं, तो डायरेक्ट फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं कर सकते हम डायरेक्टली डेल्टा एच निकाल पाते हैं अगर बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट करते हैं, तो हम निकाल सकते हैं, बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे नहीं निकाल सकते क्योंकि दिया ही नहीं है, रिएक्टेंट की बॉन्ड इंथैल्पी नहीं दी है। तो हमको क्या करना होगा, बाकी की इंफॉर्मेशन को इक्वेशन के फॉर्म में लिखना होगा। तो चलिए, ये वाला एक इक्वेशन जो कि डायरेक्टली दिया है, यहाँ पे इसका डेल्टा एच दिया है 200। दूसरा वाला क्या इंफॉर्मेशन है भैया? बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ S डबल बॉन्ड O इन SO2, मतलब पहले SO2 को तोड़ो, तो इसकी बॉन्ड इंथैल्पी दी है। इसके अंदर 2 बॉन्ड है, अरे भैया S डबल बॉन्ड O 2 है, एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए इंथैल्पी कितनी लग रही है? 100 लग रही है। तो इसे 2 बॉन्ड है, तो इसकी डेल्टा एच तो बेटा 200 हो गई ना। तो बॉन्ड इंथैल्पी तो पॉजिटिव होती है, बॉन्ड इंथैल्पी क्या होती है? पॉजिटिव होती है, मतलब एनर्जी उसको देनी पड़ती है, एब्जॉर्ब करनी पड़ती है उसको। उसके बाद है बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। बॉन्ड इंथैल्पी मतलब रिएक्शन क्या होती है? बॉन्ड इंथैल्पी का मतलब क्या है ये समझ लो। रिएक्शन होती है O2 यूज 2O। यस यस, तो इसकी डेल्टा एच है 100 जूल, 100 ही है ना? नहीं, 150 जूल। चलो, सबसे पहले गिवन डेटा समझ में आया क्या? अरे बेटा बोलो, गिवन डेटा समझ में आया? गिवन डेटा समझ में आया? तो अब मतलब हर बार ना ऐसे नहीं होता कि मतलब हर बार बॉन्ड इंथैल्पी का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, हर बार कंबशन का डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। कभी कभी बेसिक से जाना पड़ता है। पूरी रिएक्शंस लिख लो, कुछ अगर नहीं समझ रहा तो रिएक्शन लिख लो, हर चीज का मतलब क्या है वो लिख लो। अब हमको चाहिए ये वाली रिएक्शन कैसी पैदा करेंगे, सॉरी ये वाली ऊपर वाली रिएक्शन, मान लो इसको हम चौथी रिएक्शन बोलते हैं। ये है पहली वाली रिएक्शन, ये है दूसरी वाली रिएक्शन, तीसरी। तो पहली दूसरी तीसरी से हमको चौथी वाली पैदा करनी है। तो SO3 कहाँ पे है भैया? SO3 यहाँ पे देखिए, लेफ्ट में चाहिए, राइट में है तो माइनस। देखिए, फोर्थ रिएक्शन इज इक्वल टू, मैं क्या लिखता हूँ, माइनस फर्स्ट रिएक्शन। अब मुझे ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन O2, वो भी तो एक ही जगह पर है कि कौन सी रिएक्शन में O2 बोलो? नहीं, O2 नहीं चाहिए यार, O2 नहीं चाहिए है ना? O2 चाहिए क्या? यस और नो? O2 नहीं चाहिए या चाहिए बोलो? ये है हमारी रिक्वायर्ड रिएक्शन, ये वाली। नो, O2 नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए अब मुझे? बोलो, आप ही बोलो क्या चाहिए? अरे O3 कहां से? O3 कहां से बेटवा? अरे बेटा O3 नहीं, 3O बोलो। अरे O3 और O3O में बहुत फर्क होता है। O3 मॉलिक्यूल हो गया, 3O 3 ऑक्सीजन के एटम हो गए, ठीक है ना? तो हमको ऑक्सीजन चाहिए 3, वो भी एटम। तो क्या ऑक्सीजन के एटम को कंसिडर करोगे, यस और नो? या सल्फर को कंसिडर करोगे? दोनों में से किसको कंसिडर करोगे? सल्फर को। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के एटम्स दो दो रिएक्शन में फैले हुए हैं और वो कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। तो बेटा सल्फर तो ऐसा है, देखो सल्फर सल्फर तो एक ही रिएक्शन में है, राइट में चाहिए, राइट में ही है, सो +2। -1 +2, और क्या? और क्या चाहिए मुझे? SO3 मिल गया, सल्फर नहीं, सल्फर को हाँ ठीक है। अब है ऑक्सीजन को एडजस्ट करना। ऑक्सीजन को तो एडजस्ट करने की कोई बात नहीं है शायद, क्योंकि ऑक्सीजन तो अपने आप एडजस्ट होना चाहिए यार। 2 ऑक्सीजन
नहीं, ऑक्सीजन को एडजस्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ना मैंने बोला ना, जितनी इंफॉर्मेशन दी है उसको इस्तेमाल करना सीखो। अब तीसरी रिएक्शन का दिया है मतलब कोई तो मतलब होगा। अब ये भी याद रखो, पहली वाली और दूसरी रिएक्शन को जब आप ऐड करते हो, पहली वाली और दूसरी को जब आप ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी करोगे, तो इस ऑक्सीजन को कौन मिटाएगा? कोई नहीं अब तक मिटा रहा है, जो कि हमको इस रिएक्शन में चाहिए ही नहीं, लेकिन वो आ रहा है। यस और नो? अरे बोलो यस और नो, अरे बोलो यस और नो। हम्म। तो इसको ना सबसे पहले इसको एक तो माइनस किया, ये पहली वाली रिएक्शन को माइनस किया, देखो माइनस, इसका मतलब ऑक्सीजन ना प्रोडक्ट साइड में चला गया होगा, वो भी हाफ। अब इसको ना मिटा देना है क्योंकि मेन रिएक्शन में हमको चाहिए ही नहीं। या फिर आप ऐसा उल्टा भी अज्यूम कर सकते हो, हमको मेन रिएक्शन में 3 ऑक्सीजन चाहिए गैसियस एटम, और हमको दूसरी रिएक्शन से 2 ही ऑक्सीजन के गैसियस एटम मिल रहे, मुझे और एक ऑक्सीजन का गैसियस एटम इस रिएक्शन से मिल सकता है, लेकिन मुझे चाहिए एक, लेकिन 2 है तो मुझे हाफ करना पड़ेगा। चलो हाफ ऑफ रिएक्शन थी। चलो किसको किसको ये समझ में आया? किसको किसको ये समझ में आया एडजस्टमेंट? राइट। तो बेटा ठीक है, फिर डेल्टा एच फोर का मतलब यही हो गया, डेल्टा एच फोर इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस हाफ ऑफ डेल्टा एच थ्री। चलो आगे, आगे चले का बेटवा, ये सब सॉल्यूशन दिए हुए हैं। अरे या फिर ऐसा भी कर सकते हो, इतना भी करने की जरूरत नहीं है क्या? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट यार, इतना भी करने की जरूरत नहीं है। चलो ये आसानी से और भी किया जाता है, ये तो बेसिक से हो गया, मतलब तरीके तो अलग अलग है, ये तो हो गया। और एक, चलो या और एक रिएक्शन को लिख लो, ये वाली रिएक्शन को ठीक से देख लो, ये वाली रिएक्शन को देख लो बेटा। अब आपको पता है डेल्टा एच ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल टू रिएक्टेंट की बॉन्ड इंथैल्पी माइनस प्रोडक्ट की बॉन्ड इंथैल्पी। ये भी तो होता है ना एक काम, मतलब आसानी से कर सकते हो। देखो रिएक्टेंट कौन कौन है? सल्फर की बॉन्ड इंथैल्पी, मतलब ये वाले बॉन्ड 2 टाइम्स लेने पड़ेंगे, सो 2 इंटू बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इन SO2। तो चलो यहाँ पे नहीं बैठ रहा तो इधर लिख लेता हूँ, डेल्टा एच इज इक्वल टू सबसे पहले रिएक्टेंट माइनस इधर प्रोडक्ट है ना, ये रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, सो 2 इंटू बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ S डबल बॉन्ड O इन SO2 प्लस क्लोरीन, नहीं ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एक बॉन्ड है, लेकिन हाफ मॉलिक्यूल लिया है ना, तो हाफ करना पड़ेगा, सो हाफ इंटू बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। उसके बाद प्रोडक्ट में क्या है? प्रोडक्ट में SO3 है, यानी सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड 3 बार है, 3 इन SO3। चलो ये समझ में आया? अरे ये वाला समझ में आया क्या? और याद रखना यही है बॉन्ड इंथैल्पी, सॉरी एटोमाइजेशन इंथैल्पी ऑफ SO3, यही है। क्यों? क्योंकि सल्फर की एटोमाइजेशन मतलब क्या यार, कि इन 3 बॉन्ड्स को लगने वाली एनर्जी, 3 बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए लगने वाली एनर्जी, यही तो है वो। ये भी समझ में आया क्या? समझ में आया क्लियरली? एटोमाइजेशन इंथैल्पी ऑफ SO3 इज नथिंग बट 3 इंटू बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ SO3। तो चलिए वैल्यू डालते हैं, इसकी तो इंथैल्पी दी हुई है, ये देखिए अबो रिएक्शन इज 200 बोला, ये वाली जो अबो रिएक्शन दी हुई है उसकी बॉन्ड इंथैल्पी दी है 200 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई, इसको देखो अब, इसको 2 मल्टीप्लाइड बाय बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड 100 है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस हाफ इंटू बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जो कि 150 है, माइनस ये तो एटोमाइजेशन इंथैल्पी तो है, कुछ नहीं है, एटोमाइजेशन इंथैल्पी ऑफ SO3। तो चलो इसको सॉल्व करके भी आएगा ना, ये भी तो एक तरीका है।
अरे समझा कि नहीं? समझा है तो यस बोलो। अलग अलग तरीके हो सकते हैं बेटा, ऐसा कुछ नहीं, आपको बस ना कंसेप्ट पे पकड़ होनी चाहिए। चलो आगे चलते हैं फिर। इफ कंबशन इंथैल्पी क्या दिया यार? तो, क्या बोलता है ये, चलो। इफ कंबशन इंथैल्पी ऑफ इथेन एंड इथीन इज दिस रिस्पेक्टिवली, एंड इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन इज दिस, देन फाइंड द इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या बोला? इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। हमको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन, ये हमको निकालना है। यानी क्या निकालना है? सबसे पहले वो तो लिख लूं, बाकी सब कुछ तो दिया है, लेकिन जो मुझे निकालना है वो निकाल लो। कंबशन इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन, यानी मुझे निकालना क्या है? देखिए ये हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन टू गिव वाटर। ऑफकोर्स इसको हाफ नहीं कर सकता या फिर इसको ट्वाइस नहीं कर सकता, इसको हाफ करना चाहिए। जिसकी कंबशन निकालनी है उसका 1 मोल ही होना चाहिए। अरे बोलो, समझ में आया? जिसकी कंबशन इंथैल्पी निकालनी है उसका 1 मोल ही होना चाहिए, राइट? हाँ, तो ये हो गया। तो अब इसका हमको डेल्टा एच निकालना है बेटा। अब कैसे कैसे निकाल सकते हैं? चलिए, कंबशन इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट ऐसा भी कर सकते हो। कंबशन इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन निकालने क्या यार, तो सिंपल सी बात है, इतना सब करने की जरूरत ही नहीं है। क्या दिया है? इफ कंबशन इंथैल्पी ऑफ इथेन एंड इथिन दोनों की दी है, राइट? चलो देख लेता हूँ। देखिए ये है आपका इथीन, आपको ये तो, ये बात कैसे होती है, आपको ना रिएक्शन कौन सी लिखनी है ये समझना चाहिए। आराम से देखो, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन दी है, मतलब हमको पता है जब हाइड्रोजनेशन इथीन का होता है ना तो इथेन पैदा होता है। तो इथेन, इथीन, हाइड्रोजन तीनों के तीनों एक रिएक्शन में आ रहे हैं, तो वो रिएक्शन यही है। ये देखिए हाइड्रोजन का एडिशन हो गया, ये हो गया, इसकी डेल्टा एच इतनी दी हुई है, और इसको अब इस रिएक्शन की डेल्टा एच को हम कंबशन के फॉर्म में लिखेंगे। डेल्टा एच ऑफ दिस रिएक्शन इज कंबशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस कंबशन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स। अब रिएक्टेंट में क्या है? अरे बेटा कंबशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट में ये है, इथीन एक है और हाइड्रोजन है, तो इथीन प्लस कंबशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन गिव्स कंबशन एंथैल्पी ऑफ इथेन। तो चलो इसकी वैल्यू तो दी हुई है, -200 इज इक्वल टू इथीन की कंबशन एंथैल्पी कितनी दी है बेटा? इथेन और इथीन की दी है 800। कंबशन एंथैल्पी निगेटिव होनी चाहिए, यहाँ पे भले ही 800 दिया हो, लेकिन आपको समझना चाहिए कि कंबशन एक्सोथर्मिक है, निगेटिव ही होना चाहिए। तो -800 ये जानबूझ के किया हुआ है कारनामा, और ये हमको निकालना है इसकी कंबशन एंथैल्पी माइनस कंबशन एंथैल्पी ऑफ इथेन जो कि दी हुई है 500। समझ में आया? बोलो अगर समझ में आया हो तो। बस इसको अभी सॉल्व करना है ना, एक्स एक ही तो वेरिएबल है ये वाला, इसके लिए सॉल्व करो। अरे बोलो 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 बेटा, समझ में आया? राइट राइट राइट, चलो तो आगे चलते। नहीं आया तो नहीं बोलना है, मैं कुछ नहीं कर सकता आप अगर बोलते नहीं हो तो। चलो भैया, और कुछ क्वेश्चंस है? सम अदर टाइप्स, मतलब अदर टाइप्स मतलब थर्मोडायनेमिक्स में ऐसे ही कुछ होते हैं चीजें, सटर फटर चीजें होती है। देखिए ये मतलब ना, ये ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब इसके लिए कोई फिक्स फॉर्मूला होता है। ऐसे क्वेश्चन जो आपके मेंटल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट करती है, जनरल मेंटल एबिलिटी होती है ये। ऐसे ही, ऐसे ही मतलब टाइम पास। देखिए जब 5 ग्राम मीथेन को बर्न किया जाता है तो 30 जूल एनर्जी बाहर निकलती है। फाइंड द हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन। तो चलो भैया हीट ऑफ कंबशन, अब मीथेन को बर्न करना मतलब कंबशन ही करना होता है। तो CH4 प्लस ऑक्सीजन गिव CO2 प्लस H2। तो हमको बस इतना ही बोला है कि 5 ग्राम को कंबस्ट करने पर कितना, 30 जूल आ रही है। तो हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ कंबशन निकालने के लिए आपको कितना मीथेन जलाना पड़ता है बोलो, ये इंपॉर्टेंट है। हीट ऑफ कंबशन निकालना यानी हीट इवॉल्व व्हेन
डैश डैश मोल इज बर्न, 1 मोल राइट। तो यहाँ पे ऐसा लिखूँ क्या मैं, 5 ग्राम के लिए इतना, तो 1 मोल के लिए कितना, 5 ग्राम के लिए इतना, तो 1 ग्राम के लिए कितना, तो x की वैल्यू निकालनी है। यस और नो, गलत हो गया सही है। 5 ग्राम के लिए उन्होंने क्वेश्चन में दी है, हमको 1 ग्राम के लिए निकालनी है। नो, बहुत अच्छे, 1 ग्राम के लिए नहीं, 1 मोल के लिए निकालनी है बेटवा, 1 मोल के लिए। समझ में आए, यहाँ पे ऐसा नहीं लिखना है 1 मोल के लिए कितना, तो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, यहाँ ग्राम है तो यहाँ भी ग्राम चाहिए। हमको 1 मोल के लिए निकालना है, लेकिन 1 मोल को ग्राम में लेके तो जाओ। तो मीथेन के 1 मोल को ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 16 ग्राम आता है मीथेन, तो 16 ग्राम के लिए कितना, ये हो गया आपकी इंथैल्पी, कंबशन इंथैल्पी। 5 ग्राम के लिए इतना, तो 16 ग्राम के लिए कितना, और 16 ग्राम के लिए जो आती है वैल्यू वही 1 मोल के लिए आएगी, यानी 60 ग्राम का मतलब ही हो गया 1 मोल, और 1 मोल को जलाने के बाद जो इंथैल्पी बाहर निकलती है उसको ही हम कंबशन इंथैल्पी कहते हैं बेटा। तो बेटा 30 मल्टीप्लाइड बाय 16 डिवाइड बाय 5, 5 सत्तर 30, 16 सत्तर 996, जो भी है आपकी किलो कैलोरी जूल जो भी दिया है, जूल पर मोल। अरे समझ में आया, बोलो अगर समझ में आया तो। डेफिनेशंस पता होनी चाहिए सभी के सभी इंथैल्पीज की, रट्टा मार लो, रट्टा मार लो, इतनी इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। कंबशन इंथैल्पी, फॉर्मेशन इंथैल्पी, न्यूट्रलाइजेशन इंथैल्पी, डाइल्यूशन इंथैल्पी, बॉन्ड इंथैल्पी, एटमाइजेशन इंथैल्पी, हर चीज में एक छोटी छोटी बातें हैं, अब बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ये वाला क्वेश्चन बहुत सटर फटर है। एक पर्सन को एक दिन के लिए 250 कैलोरी लगती है जीने के लिए, अगर हीट ऑफ कंबशन ऑफ ग्लूकोज इज 25 कैलोरी। क्या लिखता है यार ये, कैलोरी या किलो कैलोरी लिखा है, समझ में नहीं आता। कैलोरी ऐसे होना चाहिए, उसने शायद ऐसे लिखा है। अब देखिए यहाँ पे किलो कैलोरी लिखा है, किलो कैलोरी होगा ये, दोनों किलो कैलोरी है, ठीक है, दोनों किलो कैलोरी, एक के लिखा है ना ऊपर इसने। तो हीट ऑफ ग्लूकोज, हीट ऑफ कंबशन ऑफ ग्लूकोज इज to 25 kilocalorie. How many gram of glucose should need his calorie? How many gram of glucose should meet, need नहीं, should meet his calorie requirement? मतलब उसको कितना ग्लूकोज खाना चाहिए यार, बस इतना ही है। अब ग्लूकोज जब हम खाते हैं तो शरीर में जाके उसका रेस्पिरेशन होता है और कुछ एनर्जी मिलती है, बस हमको चाहिए 250। अरे क्या यार, आप ही बताओ यार इसका आंसर, आप ही बताओगे, आप ही बता पाओगे। चलो मैं बताता हूं फटाफट। देखिए भैया, हीट ऑफ कंबशन ऑफ ग्लूकोज बोला है, हीट ऑफ कंबशन यानी 1 मोल। 1 मोल ग्लूकोज को जब जलाया जाएगा शरीर में रेस्पिरेशन में, वो भी तो एक कंबशन ही है। 1 मोल ग्लूकोज को शरीर के अंदर जब जलाया जाएगा, जलाने के लिए आग लगाने की जरूरत नहीं होती, अलग अलग टेक्निक्स होती है। आग लगाओगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, शरीर जल जाएगा, वो अलग तरीका है रेस्पिरेशन का। तो 1 मोल ग्लूकोज को जब आप बर्न करोगे तो आपको 25 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। तो 250 किलो कैलोरी के लिए आपको 10 मोल ग्लूकोज लगेगा, है ना। 10 गुना एनर्जी चाहिए तो 10 गुना भी अमाउंट लेना पड़ेगा, 10 मोल ग्लूकोज। अगर ग्राम में पूछा है तो 10 मोल को ग्राम में कन्वर्ट करो, 10 इंटू ग्लूकोज का कितना है मोलिकुलर मास, बताओ तो जरा, बोलो। अरे बोलो। 180, ठीक है 180। तो 180 से मल्टीप्लाई करो तो 1800 ग्राम। चलो और कुछ, और क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू बताइए। चलो चलिए भैया, ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या है, देखो। तो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड व्हेन 1 ग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, 1 मोल नहीं है यहाँ पे, 1 ग्राम है। व्हेन 1 ग्राम ऑफ दैट फ्यूल इज कंप्लीटली कंबस्टेड, मतलब पूरी तरह से जला दिया जाता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल हैज हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, ये पूछा गया है।
तो बेटा यहाँ पे डेल्टा एच दी है, मतलब ये मॉड के फॉर्म में क्यों दिया है? ये मॉड मतलब डेल्टा एच एक्चुअली क्या होती है, निगेटिव होती है ना कंबशन की, इसलिए उसका मॉड करके दिया है। तो मीथेन के डेल्टा एच 200 है, इसका मतलब प्लस नहीं है वो, मीथेन का एक मोल जलाने के बाद 200 कैलोरी या फिर जो भी है एनर्जी बाहर निकलती है, किलो कैलोरी होगी जो भी, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है, हमको याद नहीं करना ये सब। इथिन को जलाने के बाद इतनी एनर्जी बाहर करती है, ब्यूटेन से इतनी, आइसोहेक्सेन से इतनी। अब हमको देख के ऐसा लग सकता है कि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा है, लेकिन कैलोरीफिक वैल्यू एक मोल से नहीं कैलकुलेट की जाती, वो 1 ग्राम से कैलकुलेट की जाती है, 1 ग्राम से। तो बेटा 1 मोल से अगर इतनी पैदा, देखो यार 1 मोल यानी मोलार मास, मीथेन को ही ले लो, मीथेन का 1 मोल जलाने के बाद 200 ग्राम बाहर निकल रही है। 1 मोल का मतलब क्या है रे, 16 ग्राम जलाने के बाद 200 जूल या फिर किलो कैलोरी जो भी होगी यार, इतनी एनर्जी बाहर निकल रही है। तो हमको 1 ग्राम जलाने के बाद कितनी निकलेगी ये निकालना है। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 200 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 16, या फिर इसको गोली मारो, इसकी कोई जरूरत नहीं। अब क्या इंपॉर्टेंट है आगे, अब इससे यही समझता है कि कैलोरीफिक वैल्यू मतलब ये 200 यानी कि हीट ऑफ कंबशन, उसका मॉड्यूलस। क्यों मॉड्यूलस, क्योंकि हीट ऑफ कंबशन निगेटिव होती है ना, डिवाइडेड बाय 16 यानी मोलार मास होना चाहिए। मतलब हीट ऑफ कंबशन को मोलार मास से डिवाइड करोगे तो कैलोरीफिक वैल्यू आएगी। तो वही बताइए, कैलोरीफिक वैल्यू x इज इक्वल टू हीट ऑफ कंबशन डिवाइड बाय मोलार मास, हीट ऑफ कंबशन इन मॉड्यूलस। चलो बेटा समझ में आया, यस और नो बोलो। हीट ऑफ कंबशन डिवाइड बाय मोलार मास, कैलोरीफिक वैल्यू इज इक्वल टू हीट ऑफ कंबशन डिवाइडेड बाय मोलार मास होना चाहिए। तो ये यहाँ पे हीट ऑफ कंबशन दी है, तो हीट ऑफ कंबशन को देख के कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है कम है ये नहीं बोलना, पहले उसकी कैलोरीफिक वैल्यू निकालो, मतलब उसके हीट ऑफ कंबशन को मोलार मास से डिवाइड करो, हीट ऑफ कंबशन को मोलार मास से डिवाइड करो, हीट ऑफ कंबशन को मोलार मास, हीट ऑफ कंबशन मोलार मास। तो डिवाइड करने के बाद आपके आंसर ये आते हैं। क्या इसने बखेड़ा कर दिया है यार, हैट हट होट होट फोट फोट, कुछ भी कर देते। तो ये 7.8 नहीं होना चाहिए, क्या गंदगी फैला रखी है, क्या सीधे सीधे मतलब। चलो यार मैं ही कर देता हूँ, कितना गंदा, इतना गंदा होता है क्या कुछ, इतनी गंदगी फैलाओगे तो देखो, बहुत ही गंदगी फैलाई है। तो चलो चलो 16 किसी होते 16 सक्की 96 12 येईल जवळपास, 16 1 16 4 उरले, 16 2 32, 16 85 12.5 आया इसका। फिर इसका कितना आता है 30, जर म्हटलं तो कटलं, आए मैं रफली ले रहा हूँ हाँ, इतना मैं टेंशन नहीं ले रहा। अगर इसको मैं 30 बोल देता हूँ और ये कैंसिल हो जाता है, 16 16 16 16 आ जाता है नियरली, कुछ 16 17 आ जाएगा नियरली। और ये 58 यानी 60 अगर पकड़ लेता हूँ मैं, इसको कैंसिल कैंसिल कर देता हूँ तो 13 आ जाएगा ये कुछ। और ये कितना आएगा बेटा, ये 100 है, मतलब 10 आएगा कुछ, 10 12 13 कुछ भी आएगा यार, कितना आएगा ये कर लो, 10 आएगा। हाँ 1000 डिवाइडेड बाय 86, 11.6 आ रहा है कुछ। हाँ तो सबसे ज़्यादा इसकी है कैलोरी वैल्यू, इतना तो समझ में आया होगा, बाकी क्या है गोली मार दो यार। यहाँ पे लग रही थी लेकिन ये नहीं है, ये है। समझ में आया कैलोरी वैल्यू कैसे निकालनी, बोलो। हम्म चलो आगे चलते अब। अरे कुछ नहीं है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हो गया है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देखेंगे हम।
कुछ नहीं है, टाइम पास होता है, बस टाइम पास, इतना याद रखा करो यार, टाइम पास होता है, मेरे साथ रहोगे तो बस टाइम पास लगेगा सब कुछ। क्या है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या कहता है यार, पहले उसका स्टेटमेंट तो देख ले। फॉर एनी केमिकल प्रोसेस टू ऑकर इकोनॉमिकली फॉलोइंग थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। अरे यार चलो मैंने बता दिया है। सबसे पहले तो ये फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में स्टेटमेंट नहीं है, दिस इज नॉट स्टेटमेंट, ये बस इंट्रोडक्शन है कुछ तो। मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हमको बनाने हैं, राइट। मतलब ये हम क्यों पढ़ते हैं, केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं भैया, हाँ क्यों पढ़ रहे हैं, आगे चल के हमको इसके ऊपर कोई इंडस्ट्री डालनी है, या फिर आप लोगों को डॉक्टर बन के कुछ मतलब चीज़ें होती है, वहाँ पे कुछ रिएक्शंस होगी, कुछ भी हो, मतलब कुछ रिएक्शंस आपको करवानी है, तो कोई रिएक्शन करवानी है, उससे पैसा कमाना है, तो मतलब प्रॉफिटेबल होना है, तो एक क्या होना चाहिए कि रिएक्टेंट शुड गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, मतलब फास्ट होना चाहिए। लेकिन फास्ट होने से पहले भी अरे कम से कम रिएक्शन होनी चाहिए, यानी वो रिएक्शन फिजिबल चाहिए, होनी चाहिए। अब वो रिएक्शन ही नहीं हो रही तो क्या करोगे। दूसरा चाहिए स्पीड, चाहिए उसको स्पीड, फास्ट होनी चाहिए, स्लो होके क्या करोगे, आप रिएक्शन लगाओगे, आपके नाते पोते खाएंगे उसको, क्या करना है। उसके बाद स्पीड के बाद क्या होना चाहिए, उसका इक्विलिब्रियम राइट साइड को चाहिए, मतलब ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होनी चाहिए ना कि रिएक्टेंट। तो इक्विलिब्रियम के बारे में हमने पढ़ा है, स्पीड के बारे में केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ने वाले हैं। फिजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी रिएक्शन को शुरू करने से पहले, मतलब रिएक्शन होती है कि नहीं, कौन सी कंडीशन है जिससे रिएक्शन होती है, कौन सी कंडीशन है जहां पे ये नहीं होती, वो देखने के लिए हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, उसको हम पढ़ेंगे। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हमको पढ़ना है किसी भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी। तो फिजिबिलिटी पढ़ने से पहले हमको एंट्रोपी पढ़नी होगी। एंट्रोपी क्या होती है, जैसे एनर्जी होती है वैसा एक कंसेप्ट है एंट्रोपी। बेटा एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस, रैंडमनेस, बस इतना याद रखो, मैं जितना बता रहा हूँ इतना याद रखो। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो 2 पेज दिया है, उसमें कुछ भी फटर फटर सटर फटर दिया है, पढ़ने में परेशानी होती है। यहाँ पे समझ लो, वहां पे जाके पढ़ लो तो समझेगा। रैंडमनेस मतलब क्या है यार, बहुत ही आसान बात है। रैंडमनेस का मतलब भेड़ बकरियों को कहीं पे बांध के रखो, रैंडमनेस कम है, उनको छोड़ दो भागेगी इधर उधर, रैंडमनेस ज्यादा है। क्लासरूम में रैंडमनेस कम होता है, मेले में रैंडमनेस ज्यादा होता है। चलो रैंडमनेस समझ में आया तो यस बोलो। तो जितना ज्यादा रैंडमनेस उतनी ज्यादा एंट्रोपी, जितना ज्यादा रैंडमनेस उतनी ज्यादा एंट्रोपी। अब एंट्रोपी के लिए सबसे बेसिक फॉर्मूला है, अगर किसी चीज का रैंडमनेस कुछ तो है, मतलब इसके अंदर कुछ गैस के मॉलिक्यूल से इधर उधर भाग रहे, उनके अंदर कुछ तो रैंडमनेस है। अगर आप इसको हीट दोगे तो रैंडमनेस बढ़ेगा या कम होगा, बोलो। हीट देने पर रैंडमनेस बढ़ेगा या कम होगा, बोलो। हीट करने पर बढ़ेगा, यस इट विल इंक्रीज, इट विल इंक्रीज, रैंडमनेस विल इंक्रीज। एंट्रोपी का मतलब ही है रैंडमनेस, तो रैंडमनेस इंक्रीज मतलब एंट्रोपी इंक्रीज। रैंडमनेस का और एक मतलब है डिसऑर्डर। अरे क्या यार, डिसऑर्डर, इसका और भी एक मतलब है डिसऑर्डर। तो चलिए यहां तक हमने देखा, किसी चीज को अगर आप हीट करते हो तो रैंडमनेस बढ़ रहा है। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रैंडमनेस अगर किसी चीज का बढ़ाना है छोटे से अमाउंट से, तो आपको उसको छोटी सी हीट देनी पड़ेगी। तो जितना ज्यादा हीट दोगे उतनी रैंडमनेस बढ़ेगी। तो ds इज प्रोपोर्शनल टू dq। चलो ये समझ में आया, राइट। जितना हीट दोगे, ds मतलब इंक्रीज इन रैंडमनेस, dq मतलब इंक्रीज इन, सॉरी, अमाउंट ऑफ हीट एडेड। लेकिन चेंज इन रैंडमनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये बात समझ में आने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए। अरे बेटा जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, अब ये जरा समझता नहीं, हर हर किसी को लगता है कि ऐसा नहीं। अब देखो कैसे, अब देखो भैया, रैंडमनेस कब बढ़ता है, मैं बोल रहा हूं हीट देने पर। हीट दी, रैंडमनेस बढ़ा। वैसे ही किसी को अगर पैसे मिलते हैं तो हैप्पीनेस बढ़ा, ऐसा हम कह सकते हैं क्या, जरा बोलो तो, तभी समझेगा ये। अरे बोलो, मतलब यूजुअली हम ऐसा कह सकते हैं ना, किसी को अगर थोड़ा सा पैसा दोगे तो उसका हैप्पीनेस थोड़ा सा बढ़ेगा, ज्यादा दोगे ज्यादा बढ़ेगा, यस और नो।
ये टेम्परेचर के फंडे को समझने के लिए यार आपको ये बताना पड़ेगा मुझे। अब बेटा, लेकिन आपके पास दो लड़के हैं, ए और बी। इसके घर में प्रॉपर्टी है 10 करोड़ की, इसकी प्रॉपर्टी है 1 लाख रुपया, इसके पास पूरे मतलब 1 ही लाख रुपए है। अब आप इसको 1 करोड़ देते हो और इसको भी 1 करोड़ देते हो, तो कौन ज्यादा खुश होगा, किसका हैप्पीनेस ज्यादा बढ़ेगा? बी का बढ़ेगा, राइट? मतलब जो आपने एक्स्ट्रा मनी दिया है उससे हैप्पीनेस ज्यादा तब बढ़ता है जब उसकी खुद के पास कम हो, ऑलरेडी अवेलेबिलिटी कम होनी चाहिए, राइट? वैसे ही है, किसी का अगर ये सिस्टम है और दूसरी बी सिस्टम है, इसका टेम्परेचर 500 केल्विन है और इसका टेम्परेचर 20 केल्विन है, इसको भी इतनी हीट दे दो, इसको भी इतनी हीट दे दो, तो ज्यादा फर्क किसको पड़ेगा, ए सिस्टम को या बी सिस्टम को? किसका रैंडमनेस ज्यादा इंक्रीज होगा? बी का होगा, राइट? इसलिए जिसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर ज्यादा है उसका रैंडमनेस उतना नहीं बढ़ता जितना इसका बढ़ता है इफ सेम अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन। तो इसीलिए रैंडमनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इंक्रीज इन रैंडमनेस फॉर गिवन अमाउंट ऑफ, मैं रैंडमनेस नहीं बोल रहा, इंक्रीज इन रैंडमनेस बोल रहा हूं, बातों को जरा समझ लिया करो। रैंडमनेस अलग चीज है, इंक्रीज इन रैंडमनेस अलग चीज है। देखो बेटा, रैंडमनेस अलग चीज है, इंक्रीज इन रैंडमनेस अलग चीज है ना बेटा? रैंडमनेस अलग चीज है, इंक्रीज इन रैंडमनेस अलग चीज है, मैं बात बता रहा हूं। तो इंक्रीज इन रैंडमनेस इसका ज्यादा होगा, इसीलिए एब्सोल्यूट टेम्परेचर को इंक्रीज इन रैंडमनेस इनवर्सली रिलेटेड होता है, इनवर्सली रिलेटेड होता है। इतना समझ में आया? इसलिए ds इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाई टी, इतना याद रखो बस, ये इंपॉर्टेंट है यार। और ये जो dq है वो हीट रिवर्सिबली देनी चाहिए, मतलब स्लोली देनी चाहिए, स्लोली देनी चाहिए, स्लोली। बहुत फास्ट दोगे तो काम नहीं बनेगा। मतलब उसकी डेफिनेशन ऐसे है, व्हेन हीट इज गिवन रिवर्सिबली then increase in randomness is given by amount of heat given divided by the temperature at which the heat is given। ये हो गया ds। अब आपने बहुत देर तक हीट दे दी। चलो मीटिंग को रिजॉइन करना है, हाँ मीटिंग को रिजॉइन करो, रिजॉइन करो।